तो आज बच्चों मेडिसिन के अंदर हम क्षय रोग पढ़ेंगे। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय रोग कहते हैं। इस रोग के और निम्न नामों से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं पेरल्स डिजीज। पेरल्स डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बीमारी के अंदर जो लंग्स हैं या ट्रेकिया है, इसके अंदर छोटे छोटे निशान बन जाते हैं जिनको पर्ल कहते हैं, पर्ल। इसलिए इसका नाम जो है वो पर्ल्स डिजीज रखा गया है। फिथियसिस डिजीज, अब ये जो पहले बुक में आप इसको करें, ये गलत नाम दे रखा है इसने, PTH नहीं है, ये PH है। इसको H लिख लें, PHTHISIS। फिथिसिस जो है डिजीज है, इसका नाम है। ग्रेट वाइट प्लेग, ग्रेट वाइट प्लेग, ग्रेट वाइट प्लेग इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब ये बीमारी लग जाती है, ट्यूबरकुलोसिस किसी को हो जाती है, तो वो बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो शरीर उसका पीला पड़ जाता है, सफ़ेद हो जाता है। आईलिड जब हम देखते हैं तो सफ़ेद नज़र आती है, म्यूकस ऑफ द आईलिड्स। तो इसलिए इसका नाम जो है वो वाइट, ग्रेट वाइट प्लेग के नाम से इसको जाना जाता है। ये मनुष्य तथा पशुओं से एक दूसरे में फैलने वाला बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज़ है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इससे पशु के फेफड़ों, लिम्फ ग्रंथियों यानी कि लिम्फ ग्लैंड्स में ट्यूबरकल की गांठें बन जाती हैं, ट्यूबरकल बन जाते हैं, जिनको मैंने पहले सुबह आपको पहले डिजीज़ में बताया कि पर्ल कहते हैं, इसीलिए इसको पर्ल्स डिजीज़ कहते हैं। ट्यूबरकल की गांठें बन जाती हैं। इसके अलावा ये गांठें यकृत, तिल्ली, आंतों, पेरिटोनियम तथा लंबी हड्डियों में भी बन जाती हैं। कारण इसका क्या है? इसकी टियोलॉजी, यह रोग पशुओं व मनुष्यों में 3 प्रकार के माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। तो पहला है गौवंश व मनुष्य में बोवाइन माइकोबैक्टीरियम और बोवाइन टाइप। सेकंड है एवियन माइकोबैक्टीरियम और एवियन टाइप, ये पक्षियों में एवियन, और घोड़ा, सुअर। तीसरा है ह्यूमन माइकोबैक्टीरियम और ह्यूमन टाइप, यानी कि ये मनुष्य व पशु में होता है। गायों में जीवाणु लंबे समय तक शांत अवस्था में रहता है। शांत अवस्था का मतलब है, आप जानते हैं कि अगर उसके अंदर कीटाणु हैं भी और वो सिम्टम शो नहीं करते तो वो कैरियर कहलाता है। जैसे पशु को पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण कमज़ोर हो जाता है और ये बैक्टीरिया फिर उस समय सक्रिय हो जाता है, इम्यूनिटी, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। मौसम में अचानक बदलाव आ जाता है। पशु को भीड़ भाड़ वाली जगह या गंदगी वाली जगह लंबे समय तक अगर बांधते हैं तो भी ये रोग हो सकता है। स्वस्थ पशु रोग ग्रसित के संपर्क में आ जाता है तो पशु में रोग के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। यह जीवाणु रोगग्रस्त पशु की मांस, नाक के डिस्चार्ज, कफ, दूध, मूत्र, गोबर, संक्रमित गर्भ व स्राव आदि के संपर्क में अन्य पशुओं व मनुष्यों में फैल जाता है। तो अब ये ध्यान देने वाली बात है कि रोगग्रस्त जो पशु है उसके देखिए आप सांस में, नाक के डिस्चार्ज में, कफ में, दूध में भी ये आता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे पशु का दूध जो है वो इस्तेमाल कैसे करना है। आमतौर पर अपने गाँव में कहते हैं ना कि दूध अगर है तो उसको पहले बॉयल कर लो, और बॉयल उबलने के बाद ही जो है वो ठंडा करके दूध को काम में लिया जाता है। इसका कारण यही है क्योंकि गाँव में पता नहीं चलता कि किस पशु को क्या बीमारी है, तो ये दूध के अंदर भी आता है। मूत्र, गोबर और संक्रमित गर्भ व स्राव आदि के संपर्क से अन्य पशुओं व मनुष्यों में भी ये फैल जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण? इस रोग के लक्षण धीरे धीरे लंबे समय बाद प्रकट होते हैं, इसलिए इसे क्रोनिक इंसिडियस कंटेजियस डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद इसके लक्षण आते हैं जब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अदरवाइज तो इंसान जो कैरियर ही रहता है या जानवर कैरियर ही रहता है। पशु के हल्का बुखार आने लग जाता है, धीरे धीरे कम चारा दाना खाने लग जाता है, जिसमें उसे कमजोरी हो जाती है, तो पशु का वजन कम होने लगता है। पशु को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, खांसी आती है और दम फूलने लग जाता है। डिस्पनिया, पशु के अडर गादी में छोटी छोटी
गांठें होने लग जाती हैं, सूजन आने लग जाती है और पशु के अडर पर हाथ लगाने पर दर्द महसूस करता है और दूध उत्पादन कम हो जाता है और दूध में छिछड़े आने लग जाते हैं, यानी कि मैस्टाइटिस हो जाती है। यदि आहार नाल में टीबी है तो पशु के दस्त होने लग जाते हैं, कभी कभी आफरा आने लग जाता है, गोबर में म्यूकस, मवाद, खून आदि आने लग जाते हैं। यदि पशु के गर्भाशय में टीबी है और पशु गर्भित है तो गर्भपात हो जाता है। गर्भाशय से मवाद, खून आदि आने लग जाता है। नर पशु में, वृक्षणों में भी इसमें सूजन आ जाती है। तो ट्यूबरकुलोसिस अगर प्रेग्नेंट जानवर में है तो उसमें अबॉर्शन के चांसेस बन जाते हैं। इसी तरह से मेल के अंदर अगर ये जो बीमारी आती है तो सेम उसी तरह से जैसे पहले मैंने बताया, ब्रूसेलोसिस में भी सेम अबॉर्शन था और नर पशु के वृक्षणों में सूजन, सेक्ट्रम, टेस्टी जो है वो जहाँ पे हैं वृक्षण जहाँ रहते हैं, स्क्रोटम, तो स्क्रोटम के अंदर जो है वो सूजन आ जाती है। डायग्नोस कैसे करेंगे, निदान कैसे होगा? लक्षणों के आधार पे और प्रयोगशाला में जांच, किस किस की थूक है, लार है, नाक का डिस्चार्ज है, दूध, मल मूत्र आदि अगर प्रयोगशाला में जांच की जाती है तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो क्षय रोग के जो कीटाणु मिलते हैं। अब ट्यूबरकुलिन टेस्ट, गर्दन पर बाल साफ करके 4 ml ट्यूबरकुलिन त्वचा के नीचे इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं। इसके बाद यदि पशु को 105 से 106 डिग्री टेम्परेचर 6 से 8 घंटे के बाद हो जाता है और इंजेक्शन के स्थान पर 5 mm या बड़ी गांठ हो जाती है तो इसे पॉजिटिव केस जो है वो कहा जाता है। और अगर ऐसा होता है तो उसका इलाज जो है वो तुरंत करना शुरू कर दें और आइसोलेट उसको जानवर को कर दें। ट्रीटमेंट, क्षय रोग के इलाज में एक बार दवाइयाँ शुरू करने पर लंबे समय तक पूरा कोर्स लगातार देना जरूरी है, अन्यथा इन दवाइयों के खिलाफ शरीर जो है वो स्वतः ही जितने भी जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट हो जाता है इन मेडिसिन को, और फिर जब हम ये दवाइयाँ देते हैं तो उन पे असर नहीं करती। अन्यथा इन दवाइयों के खिलाफ शरीर स्वतः ही एंटीबॉडी बना लेते हैं, जिनके कारण से पुनः दवाइयाँ शुरू करें तो ये दवाइयाँ असर नहीं करती। जीवाणु पर निमन दवाइयाँ जो है वो असरदार हैं। इसमें आइसोनियोजिड 10 mg पर kg बॉडी वेट 6 से 12 माह तक दिया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन 2.5 ग्राम कम से कम 1 माह तक इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। आइसोनिकोटिनिक एसिड, इसको जो है वो ट्रीटमेंट में दिया जाता है। इसके अंदर ट्रीटमेंट की 2 ट्रीटमेंट लाइन है, फर्स्ट ट्रीटमेंट लाइन एंड सेकंड ट्रीटमेंट लाइन। तो फर्स्ट के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियोजाइड, नियोजड और रिफाएम्पिसिन, इथम्बिटोल और पायराजिनामिडिन। ये जो है दवाइयाँ 4 से 6 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट या अधिकतम जो है 10 से 12 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाई जाती हैं। और सेकंड जो है वो लाइन है ट्रीटमेंट, वो है इसमें पायरामिनोसैलिसिलिक एसिड, कैप्रोमाइसिन और साइलोसिरिसिन, ये जो दवाइयाँ हैं वो इसकी ट्रीटमेंट के काम में आती हैं, लगाई जाती हैं। कंट्रोल, प्रत्येक पशु का ट्यूबरकुलिन टेस्ट करें। जो पशु पॉजिटिव हो उसे फार्म से हटा दें। नए पशु खरीदने से पहले ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर लें। बछड़े बछड़ियों को BCG के टीके लगावें। BCG टीका, BCG इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिली कैलमेटी ग्यूरेनिन, बेसिली कैलमेटी ग्यूरेरिन। ये जो वैक्सीन है, ये जो टीका है,
एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया से बनाया गया है। एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया कहते हैं जितनी बैक्टीरिया की पावर होती है उस पावर को कम कर लिया जाता है, उसकी पावर को कम कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, इसे एटीन्यूएटेड कहते हैं। वो बैक्टीरिया जिसकी पावर को कम कर लिया गया है उससे वैक्सीन जो है वो तैयार करके लगाई जाती है। रोगी व्यक्ति से दूध ना निकलवाएं। रोगी व्यक्ति को फार्म पर इधर उधर घूमने या थूकने की इजाज़त ना देवी, क्योंकि इससे जो है वो रोग जो है वो फैलने के चांसेस फार्म में रहते हैं। थैंक यू।